मटन वाला और बिरयानी वाले की लड़ाई। एक गली में रफ़ी की एक मटन की दुकान थी। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे। रफ़ी की दुकान के सामने एक बिरयानी वाले करीम ने भी दुकान खोली। बिरयानी वाले करीम का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बिरयानी भी बहुत बिकती थी। ये करीम ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। जब से मैंने अपनी दुकान यहाँ खोली है, ये रफ़ी ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे भी कुछ करना होगा। करीम ने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, करीम की मशहूर बिरयानी हाफ रेट में। ये कितना चालाक है। मेरे मटन की बिक्री रोकने के लिए ये अपनी बिरयानी के दाम कम कर रहा है। रफ़ी ने भी अपने मटन के साथ फ्री में बिरयानी मसाला बेचना शुरू कर दिया। अब रफ़ी की दुकान का मटन बहुत ज़्यादा बिकने लगा। अब मज़ा आया। अब इसे पता लगेगा मेरी दुकान के आगे काम करने का मज़ा। मुझे लग रहा है कि रफ़ी को मुझसे कोई दुश्मनी या नाराज़गी है। मुझे इस बात का फैसला करना होगा, वरना हम दोनों का ही नुकसान हो सकता है। करीम रफ़ी से मिलने उसकी दुकान पर गया। आइए करीम, आइए, क्या खिदमत करें आपकी? भाई रफ़ी, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। रफ़ी मन ही मन सोचता है, अब ये क्या नया तरीका है मुझे परेशान करने का। क्या हुआ रफ़ी भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप अपना धंधा छोड़कर मेरी दुकान पर आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी। हाँ हाँ, खास बात है। अरे तो बताइए ना। मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ आकर काम शुरू करने से परेशान हैं। लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अरे रफ़ी भाई, वही तो मैं आपसे कहना आया हूँ। आज से मेरे यहाँ बिरयानी के लिए सारा मटन आपकी ही दुकान से जाएगा। कहिए, अब क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बस ये सोच में पड़ गया हूँ। मैं तो आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। अरे नहीं रफ़ी भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम बढ़ाने के लिए आपका काम खराब नहीं कर सकता। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं करीम भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह मटन वाला और बिरयानी वाले दोनों में सुलह हो गई। अब वहाँ दोनों को मटन और मटन बिरयानी वाले के नाम से जाना जाने लगा। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा, ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे? अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं
मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे, और मन ही मन कामना करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा? ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा। जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था।
धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए, मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं, तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है, तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। जादुई कैंची। एक गांव में एक दर्जी था जिसका नाम सत्तू था। सत्तू खूब मेहनत करता था और सभी गांव वाले उसी से कपड़े सिलवाते। एक दिन सत्तू अपनी दुकान पर कपड़े सिल रहा था, तभी एक बुजुर्ग साधु उसकी दुकान पर आया। अरे बेटा, मेरा ये थैला सिल दो। हाँ हाँ बाबा, लाओ। सत्तू ने थैला भी सिल दिया और साधु को भोजन भी कराया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लो बेटा, ये कैंची रख लो, ये जादुई कैंची है, जैसा कहोगे ये वैसा ही करेगी। साधु सत्तू को जादुई कैंची देकर चला गया। सत्तू कैंची से जो कहता वो वही करती। सारा दिन कैंची सत्तू का हाथ बटाती। धीरे धीरे सत्तू का काम बहुत बढ़ गया और सत्तू की कैंची मशहूर हो गई। हर जगह यह बात आग की तरह फैल गई। एक दिन एक आदमी सत्तू को लेने उसकी दुकान पहुंचा। चलो, तुम्हें सरपंच ने बुलाया है। हाँ। सत्तू सरपंच के पास पहुंचा। प्रणाम सरपंच जी, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ। सुना है तुम्हारे पास एक जादुई कैंची है, तुम जो कहते वो वही करती है। क्या तुम गांव की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो? कैसे सरपंच जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हमें पता चला है कि आज गांव पर कुछ डाकू हमला करने वाले हैं। बिल्कुल सरपंच जी, मैं बिल्कुल मदद करूँगा। बताओ, तुम इस कैंची से क्या मदद करोगे? सत्तू चुपचाप खड़ा रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नंदू नाम का एक समझदार लड़का बोला, सरपंच जी मैं बताऊं। सत्तू अपनी कैंची से कहो सभी डाकुओं के कपड़े काट डाले, उनका तंबू फाड़ डाले और उनके बाल काट कर उन्हें गंजा भी कर दे। सत्तू ने कैंची से कहा और कैंची ने वैसा ही किया। डाकू भाग गए और सरपंच ने नंदू की तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। ये लो नंदू, तुम्हारा इनाम।
तुमने बड़ी समझदारी से इस कैंची का इस्तेमाल किया और हम सबकी जान बचा ली। सत्तू को यह बहुत बुरा लगा और वह बोला, पर सरपंच जी, कैंची तो मेरी थी ना, और मेरा इनाम। हाँ हाँ, तुम्हारी कैंची थी, मगर तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस्तेमाल तो नंदू ने किया ना, तुमने नहीं। इसीलिए कहते हैं हमें हर चीज का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरिन और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई, वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी, सबकी सब बोले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली, लगता है ये व्हेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले? हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता, कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का 1 है।
इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। सोने का अंडा। सुभाष नाम का एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मजदूरी करता और अपना घर चलाता। एक दिन सुभाष काम से लौट रहा था, तभी उसे एक घायल आदमी मिला। सुभाष उसे अपने घर ले गया। उस आदमी के साथ एक बत्तख भी थी, जो सुभाष के साथ आ गई। सुभाष और उसकी पत्नी ने उस आदमी की खूब देखभाल की और होश में आते ही उस आदमी ने सुभाष और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अपनी बत्तख देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुभाष की पत्नी ने देखा, अरे, ये मुर्गी तो सोने का अंडा देती है। अब तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। अरे अरे, जल्दी आओ, देखो। अरे वाह, सोने का अंडा! सुभाष ने अंडा लिया और सुनार को बेच दिया। अगले दिन फिर मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। अब हर सुबह सुभाष अंडा लेकर सुनार के पास जाता और उसे बेच देता। उन पैसों से जो चाहे वह करता। अब उसके पास एक बड़ा सा अच्छा घर था और हर सुविधा थी। सुभाष अब मजदूरी छोड़ चुका था और वह अब मजबूर, जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन दुगने पैसे कमाता था। ये लो पैसे, तिजोरी में रख दो और मुझे हिसाब कर कर बताओ तिजोरी में कितने पैसे हैं। सुभाष की पत्नी सारा हिसाब उसे बताती है। बस इतना ही? हद हो गई, इतनी मेहनत करता हूँ, बस इतने कम पैसे? सुभाष गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी उसकी नज़र बत्तख पर गई। जरूर इसके पेट में अंडे छुपे हैं, आज सारे अंडे एक साथ निकाल देता हूँ। सुभाष ने बत्तख को मार दिया, मगर बत्तख के अंदर से कुछ नहीं निकला और सुभाष अपने लालच और गुस्से के कारण सब कुछ खो बैठा। ये आपने क्या किया? मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था, इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए,
हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो। जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है। इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। भूमिगत सोने का बस। खाजीपेट नाम के एक गांव में सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक बस थी। उस बस को तरह तरह के यात्राओं के लिए, शादियों के लिए लेके जाता था और उसी तरह अपने घर को चलाता था। एक दिन सुभाष की बेटी रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुभाष सबका स्वागत करता है। आइए आइए, नमस्कार जी, बैठिए। पहले कुछ स्वीट खाएंगे क्या? भाई सुभाष, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई, लेकिन ये बोलो दहेज में क्या मिल रहा है? भाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है तो ये बस ही है। मैं अपनी बस दहेज में दे दूंगा। ऐसा बोलते ही रिश्ता पक्का करके लड़की वाले चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात को कुछ चोर आकर सुभाष का बस चोरी करके ले जाते हैं। अगली दिन सुबह जब सुभाष को यह बात पता चलता है, सर पकड़कर बैठ जाता है और तभी चंपक सेठ वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, क्या रे सुभाष, मैं तुम्हें ये बस देखकर ही उधार दिया रे। अब ये बस नहीं है तो मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? देख लो, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम्हारे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मत करो चंपक सेठ, सारे गांव के सामने मेरा इज्जत मत निकालो। इज्जत होना है तो जाकर मर जाओ कहीं, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो बस। चंपक की बातें सुनकर दुखी होकर सुभाष एक नदी के किनारे चला जाता है। उस नदी में कूदकर अपने जान देने वाला ही था। इतने में नदी देवता प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोलती है, अरे सुभाष, ये क्या है? खुदकुशी करना महापाप है बेटा। क्या करूं माता, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं है। मेरा बस चोरी हो गया है और वो चंपक सेठ को पैसे नहीं दूंगा तो गांव में मेरा इज्जत नहीं रहेगा। चिंता मत करो बेटा, ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का बस और कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इससे तुम्हारी सारी संकट दूर कर सकते हो। ऐसा बोलकर देवता अदृश्य हो जाती है। सुभाष वह बस लेकर चला जाता है और उस बस को एक भूमिगत सुरंग बनाकर उसमें रख देता है ताकि कोई भी उस सोने के बस को ना देख सके। ठीक शादी वाला दिन भूमिगत सुरंग में से उस सोने के बस को निकालकर सभी लोगों को बिठाकर शादी के मंडप के लिए निकलता है। उस सोने की बस को देखकर चंपक सेठ
और सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी चंपक सेठ ने ऐसा बोला, क्या रे सुभाष, कुछ लॉटरी लग गई है क्या? जरा हमें भी बताओ। सुभाष हंसकर बस को चलाते निकल जाता है और धूमधाम से रूपा की शादी भी करता है। दहेज में सोने की बस को देखकर उसके ससुराल वाले भी पहले चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवता का दिया हुआ सोने के सिक्के बेचकर सुभाष भी खुशी खुशी से रहने लगा।